व्याख्यान 19 लेक्चर 19। तो आपको थोड़ा सा इसका एक पृष्ठभूमि दे दूं। हमने अभी तक निकाला है कि एक आवेश वितरण जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है में संचित ऊर्जा बराबर होती है 1/2 रो आर प्राइम डिवाइडेड बाय r माइनस आर प्राइम डी वी प्राइम, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसका एक उद्देश्य है क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूँ, रो आर वी आर डी वी। अब आप ध्यान में लाएं कि हमने जब आरंभ में एक विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी तो हमने एक प्रश्न पूछा था, क्या ये विद्युत क्षेत्र एक कल्पना मात्र है? क्या ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी मात्रा है जिसको हम एक सहायक, एक फैसिलिटेटर की तरह प्रयोग में ला रहे हैं, या वास्तव में इसका एक अस्तित्व है? तो प्रश्न हमने जो पूछा था कि क्या विद्युत क्षेत्र एक कल्पना मात्र है या वास्तव में इसका कोई अस्तित्व है? और हमने कहा था कि जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा हम देखेंगे कि इस विद्युत क्षेत्र का वास्तव में एक अस्तित्व होता है और यह किसी भी स्थान पर हो सकता है और इसके कुछ गुण होते हैं। तो इस ओर हम एक कदम बढ़ाते हैं। एक कदम विद्युत क्षेत्र की अस्तित्व की स्थापना की ओर। ये हम स्थापित कर देना चाहते हैं, ये हम सिद्ध कर देना चाहते हैं कि वाकई ऐसा है। और इस कदम में हम क्या कहेंगे कि आवेशों के संग्रह, जिसमें कि हम ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी ले लेते हैं, इसमें संचित ऊर्जा को हम इसके विद्युत क्षेत्र में संचित मान सकते हैं। इसका मतलब कहीं पर भी अगर कोई विद्युत क्षेत्र होगा तो वहाँ पर कुछ ऊर्जा होगी, और यह दिखाता है कि विद्युत क्षेत्र का कुछ अस्तित्व है क्योंकि वह अपने साथ कुछ ऊर्जा को संचित कर रखता है। और वही हम इस व्याख्यान में दिखाना चाहते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसका हम बाद में आने वाले व्याख्यानों में, ख़ास तौर पर जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करेंगे, तो देखेंगे यह ऊर्जा एक स्थान से दूसरी ओर भी जा सकती है जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र जाता है। एक उदाहरण के तौर पर अभी तो हम देख सकते हैं कि जैसे आपके पास सूर्य से ऊर्जा आती है तो वह विद्युत क्षेत्र द्वारा ही लाई जाती है। तो इसके अस्तित्व को दिखाने की ओर अब हम बढ़ रहे हैं और दिखाएंगे कि विद्युत क्षेत्र में भी कुछ ऊर्जा संचित होती है। तो इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा के बारे में। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि संचित ऊर्जा को हम लिख सकते हैं 1/2 रो आर वी आर डी वी। और अब तक जो हमने गणित सीखी है उसका हम प्रयोग करना शुरू करेंगे। तो आपने देखा कि यदि हम गॉस का नियम या डाइवर्जेंस प्रमेय का ध्यान करें तो ये हमको देता है कि इस रो आर को हम
लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ई का गुणा एप्सिलॉन ज़ीरो। तो उसका हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि याद रखिए कि हमको जो हमारा उद्देश्य है वो सब चीज़ें ई के बारे में लिखना है। तो हम लिखेंगे इसको प्रयोग में लाते हुए W बराबर 1/2 एप्सिलॉन ज़ीरो डाइवर्जेंस ऑफ ई गुणा V, और ये सब किसी R पर है dV, जिसको मैं लिख सकता हूँ W बराबर एप्सिलॉन ज़ीरो बटा 2 डाइवर्जेंस ऑफ E गुणा V dV VR। अब मैं आपको एक अभ्यास के तौर पर एक आइडेंटिटी देता हूँ कि आप दिखाएंगे डाइवर्जेंस ऑफ E गुणा VR बराबर होगा डाइवर्जेंस ऑफ VR और E। VR और E को गुणा करके भी हमको एक वेक्टर फील्ड ही मिलता है, माइनस E का डॉट प्रोडक्ट ग्रेड VR के साथ। ये बहुत आसान है दिखाना, क्योंकि ये है, अगर एक वन डायमेंशन में देखें तो df dx गुणा g बराबर d बाई डी एक्स जी गुणा f माइनस f डी जी बाई डी एक्स उसके समान है। सिर्फ अब हम 3 डायमेंशन में काम कर रहे हैं और डाइवर्जेंस ले रहे हैं, तो इसका ध्यान रखिए। तो ये आप स्वयं ही दिखाइए और इसका अब हम प्रयोग करेंगे। तो हमने लिखा है W बराबर 1/2 रो R VR dV, और इसको फिर हमने लिख दिया 1/2 इंटीग्रेशन एप्सिलॉन ज़ीरो डाइवर्जेंस ऑफ E VR dV, और प्रयोग करते हुए इसका कि डाइवर्जेंस ऑफ E VR को हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ VR गुणा E माइनस E डॉट डाइवर्जेंस ऑफ VR। हम लिख सकते हैं कि W बराबर एप्सिलॉन ज़ीरो बटा 2 डाइवर्जेंस ऑफ VR E माइनस एप्सिलॉन ज़ीरो बटा 2 E डॉट ग्रेड VR dV। पहले हम पहले लिखे हुए सूत्र को देखते हैं। तो हमको डाइवर्जेंस प्रमेय से पता है कि एप्सिलॉन ज़ीरो बटा 2 इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ VR E dV, यहाँ पर एक dV भी है, बराबर होगा सरफेस इंटीग्रल VR E डॉट ds। और ये सरफेस कहाँ पर है? यदि हम पूरा खुली जगह लें जहाँ पर और कोई सतह नहीं है, तो ये सतह होगी R बराबर इन्फिनिटी पर होगी। तो हम फिर से अगर लिखें तो हमने निकाल लिया है कि W बराबर एप्सिलॉन ज़ीरो बटे 2 इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ E VR माइनस एप्सिलॉन ज़ीरो बटा 2 E डॉट ग्रेड VR dV, यहाँ पर भी एक dV है, जिसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन ज़ीरो बटे 2 इंटीग्रल सतह पर E R VR डॉट ds माइनस एप्सिलॉन ज़ीरो बटा 2 E डॉट ग्रेड VR dV। अब आप इस बात पर ध्यान दें कि जैसे जैसे R इन्फिनिटी की ओर जाता है, तो ER, यदि हमारे पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि अनंत तक नहीं जाता है, तो ER का मान जाता है 1/r² की तरह, क्योंकि आप बहुत दूर है तो आपको पूरा एक आवेश कोई चार्ज क्यू पॉइंट चार्ज की तरह दिखता है। और VR जाता है 1/r की तरह, और
सरफेस जाती है आर स्क्वायर की तरह। तो इस इंटीग्रल के अंदर जो समाकल्य है या इंटीग्रैंड है ये जाएगा 1/r स्क्वायर गुणा 1/r गुणा आर स्क्वायर 1/r की तरह, और इसका मान हो जाएगा 0 यदि r इन्फिनिटी की ओर जाता है। तो पहला वाला इंटीग्रल तो हमारा 0 हो गया। इसलिए जो संचित ऊर्जा होगी वो होगी एप्सिलॉन 0/2 ई डॉट, और ये ऋणात्मक चिन्ह को मैं अंदर ले जाता हूँ, माइनस ग्रेड वी डी वी, और माइनस ग्रेड वी है ई, तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0/2 ई डॉट ई डी वी। तो इस पूरे से हमने क्या सीखा कि यदि मैं किसी स्थान पर खाली इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को देखूं तो इसमें, और इसका वॉल्यूम अगर v हो इस खंड का, तो इसमें संचित ऊर्जा बराबर होगी एप्सिलॉन 0/2 इंटीग्रल ई डॉट ई डी वी, जिसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर डी वी। और जैसे जैसे मैं पूरा वॉल्यूम पूरे आयतन के ऊपर इंटीग्रेट करूँगा तो ये पूरी ऊर्जा दे देगा। इसका अर्थ क्या हुआ? 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर किसी स्थान पर ऊर्जा का घनत्व, यानी कि ऊर्जा प्रति मीटर क्यूब्ड प्रति आयतन देता है। और इसकी इकाई क्या होगी? 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, इसका मान होगा जूल प्रति मीटर क्यूब। इतनी ऊर्जा इसमें होती है। और अब मैं आवेशों के बारे में ना भी सोचूं, अगर पूरे हर जगह मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो पूरी संचित ऊर्जा बराबर होगी 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर डी वी। और मैं इसका आवेशों को देखते हुए मान निकाल सकता हूं, ये बराबर होगी 1/2 रो आर वी आर डी वी, या 1/2 इंटीग्रेशन रो आर प्राइम ओवर आर माइनस आर प्राइम डी वी प्राइम। लेकिन फिर से हमने ऊर्जा को 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर डी वी लिख के अपनी सोच में एक छलांग लगाई है। अब हम ऊर्जा को ऐसे नहीं सोचेंगे कि कहीं पर आवेश है, आवेश को लाए उससे कुछ कार्य किया गया। अब हम सिर्फ ऐसे सोचेंगे कि यदि हमने कहीं पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित कर दिया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया है, तो हमने कुछ कार्य करा है और वो कार्य उसमें संचित ऊर्जा के बराबर होगा। और आप देख सकते हैं ये उतना ही इसका अस्तित्व वास्तविक है जितना कि आवेशों का। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम एक कदम ई की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की वास्तविकता की ओर बढ़ा रहे हैं, ये दिखा के कि हम यह भी सोच सकते हैं कि इस ई में वाकई कुछ ऊर्जा निहित है, इसमें कुछ ऊर्जा होती है, और आगे हम देखेंगे ये ऊर्जा एक स्थान से दूसरी ओर भी जा सकती है। तो अब इसका हम कुछ उदाहरण निकाल लेते हैं, और इसको हम, जिससे कि आप इसको पहले किए गए उदाहरणों से इसको जोड़ सकें, उसके लिए हम वैसा ही उदाहरण लेंगे जो हमने पहले हल करा है। तो उदाहरण के लिए, यदि एक आर त्रिज्या के गोले में रो आर बराबर के आर घनत्व का आवेश हो, तो इसके विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा का मान निकालें। तो हमको क्या दिया हुआ है? एक गोला दिया हुआ है आर त्रिज्या का, और इसमें रो आर बराबर के आर घनत्व का आवेश है। तो यदि हम
गॉस के नियम द्वारा विद्युत क्षेत्र निकालें, तो पहले तो विद्युत क्षेत्र आर दिशा में ही होगा, इसके केंद्र से बाहर की ओर जाते हुए, और इसका मान आर दूरी पर होगा के आर रेज़ टू 4 बटा 4 एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, यदि आर कैपिटल आर से बड़ा है, और इसका मान होगा के आर स्क्वायर बटे 4 एप्सिलॉन 0 यदि आर आर से छोटा है, और आर बराबर कैपिटल आर पर ये बराबर होगा। अब हमने इसमें कितनी ऊर्जा है वह निकालना है, तो पहले इसके लिए हम ऊर्जा घनत्व निकालते हैं। इसका मान होगा, आप इस सूत्र में ई का मान रखें तो ये आएगा के स्क्वायर आर रेज़ टू 4 बटा 32 एप्सिलॉन 0 आर यदि आर से छोटा है, और इसका मान आएगा के स्क्वायर आर की पावर 8 बटे 32 एप्सिलॉन 0 आर रेज़ टू 4 यदि आर आर से बड़ा है। तो अब आप यह ध्यान दें कि इस गोले के लिए ऊर्जा घनत्व अंदर भी इसका कुछ मान है और बाहर भी उसका मान है, तो ऊर्जा घनत्व हर स्थान पर है। तो यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में माने कि ऊर्जा संचित है, तो हर स्थान पर ऊर्जा संचित है, और हम इसको इंटीग्रेट करके पूरी ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो कुल ऊर्जा हम निकालेंगे दो भागों में इंटीग्रल कर, और पहले भाग में होगा इंटीग्रल 0 टू आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और एनर्जी या ऊर्जा का घनत्व जो है के स्क्वायर आर रेज़ टू 4 बटा 32 एप्सिलॉन 0 प्लस आर टू इन्फिनिटी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और इसमें हमने ऊर्जा का घनत्व निकाला था के स्क्वायर आर रेज़ टू 8 बटा 32 एप्सिलॉन 0 आर रेज़ टू 4, और पहले इंटीग्रल का मान आ जाता है पाई के स्क्वायर बटा 8 एप्सिलॉन 0 आर रेज़ टू 7 बाई 7, और दूसरे इंटीग्रल का मान आ जाता है पाई के स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 आर रेज़ टू 8 बटे आर, और जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो कुल ऊर्जा का मान आ जाता है पाई के स्क्वायर आर रेज़ टू 7 अपॉन 7 एप्सिलॉन 0, और यह मान पिछले व्याख्यान में प्राप्त ऊर्जा के बराबर ही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमने एक सूत्र को दूसरे सूत्र में लिया था, लेकिन इसमें एक विशेष बात यह है कि अब हमने एक अपने सोचने में एक छलांग लगाई है कि अब हमने यह ऊर्जा निकाली है जैसे कि यह एक विद्युत क्षेत्र में जमा ऊर्जा हो। तो यह एक इसकी विशेष बात है कि अब हम सोच सकते हैं कहीं भी कोई आवेश का वितरण है तो उसमें जो संचित ऊर्जा होती है उसको हम उसके विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा के रूप में देख सकते हैं, और आने वाले व्याख्यानों में आप देखेंगे कि यह संचित ऊर्जा एक स्थान से दूसरी स्थान पर भी जा सकती है जब जब यह विद्युत क्षेत्र एक जगह से दूसरी ओर जाता है। तो यह एक बहुत विशेष बात इसके बारे में है, और इसी कारण से हम विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। तो अब मैं उदाहरण
2 लूँगा और इसको आपके लिए छोड़ूंगा। तो इसमें हम एक ठोस गोले में रो r बराबर रो कांस्टेंट रो ज़ीरो घनत्व का आवेश है। यदि गोले की त्रिज्या r है तो r 0 और इन्फिनिटी के बीच में विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व निकालें और दिखाएं कि कुल संचित ऊर्जा थ्री बाई फाइव क्यू स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r है, जहां Q कुल आवेश है। आपसे अपेक्षा करूंगा कि इसको आप पूरा करेंगे। अब इस विषय को छोड़ने से पहले मैं एक प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा और प्रश्न यह है, यदि W बराबर इंटीग्रल एप्सिलॉन 0 बटा 2 ई स्क्वायर dV है तो W हमेशा 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि ई स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा है। यदि ऐसा है तो हम जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश लेते हैं तो उनकी ऊर्जा ऋणात्मक कैसे आती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे निम्न तरीके से। जब हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश ले रहे हैं और मान लीजिए उनके बीच की दूरी r है, तो जो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी स्थान पर वह होगा पहले आवेश द्वारा दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस दूसरे आवेश द्वारा दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां मैं धनात्मक को आवेश 1 ले रहा हूं और ऋणात्मक को आवेश 2 ले रहा हूं। तो जब हम इसका ई स्क्वायर निकालेंगे, ये आ जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 डॉट E2। और जब हम एप्सिलॉन 0 बटा 2 ई स्क्वायर dV निकालेंगे तो इसका मान होगा एप्सिलॉन 0 बटा 2 E1 स्क्वायर dV प्लस एप्सिलॉन 0 बटा 2 E2 स्क्वायर dV प्लस इंटीग्रल एप्सिलॉन 0 E1 डॉट E2 dV। अब यदि आवेश धनात्मक Q1 हम लेते तो इसकी ऊर्जा होती इंटीग्रेशन एप्सिलॉन 0 बाई 2 E1 स्क्वायर dV, जो कि अगर हम पूरा का पूरा स्पेस लें तो इन्फिनिटी जाती है, लेकिन उस पर अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ इस पर ध्यान दे रहे हैं कि पहला जो टर्म है यह Q1 की ऊर्जा अपने आप में है। इसी प्रकार जो दूसरा टर्म है यह ऊर्जा है Q2 आवेश की। तो जो तीसरी ऊर्जा है, जो तीसरा टर्म है इंटीग्रेशन एप्सिलॉन 0 E1 डॉट E2, केवल यही
आवेशों की आपसी ऊर्जा को दिखाता है। और यह धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। जो पूरा योग है इन तीनों टर्म्स का, पहले चार्ज की ऊर्जा का, दूसरे चार्ज की ऊर्जा का और उनकी आपसी ऊर्जा का, यह हमेशा धनात्मक रहेगा। अब मैं आपको एक गणना करके दिखा देता हूं कि वाकई एप्सिलॉन 0 E1 E2 जो है वह आपसी ऊर्जा है। तो इसके लिए मैं आसानी के लिए Q2 को Z एक्सिस पर रख दूंगा और ये ऋणात्मक है और इसकी दूरी r है और मूल बिंदु पर Q1 रखा हुआ है। तो किसी स्थान r पर E1 बराबर होगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब्ड r वेक्टर। E2 बराबर होगा माइनस Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 मॉड्यूलस r माइनस r वेक्टर क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा r माइनस r। Q2 और Q1 दोनों शून्य से बड़े हैं, इसीलिए माइनस Q2 नेगेटिव चार्ज है। तो E1 डॉट E2 एप्सिलॉन 0 बराबर आ जाएगा Q1 Q2 बटा 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 r डॉट r माइनस r बटा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2 r डॉट कैपिटल R की घात 3/2। इसको मैं लिख सकता हूँ Q1 Q2 बटा 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 और नीचे यहाँ पर एक r क्यूब भी है, r स्क्वायर माइनस r डॉट r बटा r क्यूब्ड r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2 r डॉट r की घात 3/2। और अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है। थोड़ा सा आपका गणित यहाँ पर लगेगा। E1 डॉट E2 पूरे वॉल्यूम के ऊपर, तो इसको मैं थोड़ा आसानी से करूँगा। वॉल्यूम को हम लिख लेंगे dV बराबर एक ठोस कोण d ओमेगा गुणा r स्क्वायर की तरह। तब गणित थोड़ी आसान हो जाएगी। मैं आपको बिना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करे इसको निकालूंगा। तो d ओमेगा जैसा कि आप जानते हैं ये एक ठोस कोण है। ये dA अगर हो और ये डिस्टेंस r हो तो d ओमेगा बराबर dA अपॉन r स्क्वायर होता है और इसी को मैं यहाँ पर प्रयोग में ला रहा हूँ। तो इसलिए जो एप्सिलॉन 0 E1 डॉट E2 है ये बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन r स्क्वायर d ओमेगा r स्क्वायर माइनस r डॉट r अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2 r डॉट r रेज टू 3/2 और यहाँ पर एक r क्यूब्ड है और यहाँ पर एक dr भी होगा। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो हम निकाल रहे हैं एप्सिलॉन 0 E1 डॉट E2 और इसका मान है माइनस Q1 Q2 बटा 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन d ओमेगा r स्क्वायर माइनस r डॉट r बटे r क्यूब्ड r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r डॉट r रेज टू 3/2 और यहाँ पर है आपका r स्क्वायर dr। इस r स्क्वायर से इस r क्यूब को मैं काट दूंगा, यहाँ पर आ जाएगा r और इस r को मैं यहाँ भीतर ले जाऊंगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है यह हो जाएगा
माइनस Q1 Q2 अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन डी ओमेगा r माइनस r यूनिट वेक्टर r बटा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2 r यूनिट वेक्टर r रेज टू r ही है वो r यूनिट वेक्टर माइनस r डॉट r डी आर पर इंटीग्रल। अब यदि मैं ऐसे लिखूं d बटे डी आर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r डॉट r, ये आप पाएंगे है बराबर 1 अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r डॉट r की घात 3/2 गुणा 2r माइनस 2 r यूनिट वेक्टर डॉट r। और ऐसा क्यों है? क्योंकि r वेक्टर बराबर है r यूनिट वेक्टर, तो r जब आप बढ़ाते हैं तो खाली ये बचता है। और अब इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा जो इंटीग्रल आया, इंटीग्रल एप्सिलॉन 0 E1 डॉट E2 dv, ये बराबर हो गया माइनस Q1 Q2 बटे 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल डी ओमेगा d बाई डी आर ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r डॉट r, यहाँ पर एक 2 मैंने छोड़ दिया था, dr, और dr का इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी। अब ये इंटीग्रल बहुत आसान है और इसका मान आप r इक्वल टू 0 r इक्वल टू इन्फिनिटी पे निकालेंगे। तो जब इसका आप मान निकालेंगे तो r इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसका मान होगा 0 और r इक्वल टू 0 पर इसका मान हो गया 1 अपॉन r। और एक माइनस साइन का गड़बड़ हो रहा है, वो यहाँ पर होगा तो आप देखते हैं कि इसका उत्तर आ रहा है बराबर Q1 Q2 अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 r इंटीग्रल डी ओमेगा और माइनस साइन पहले, और इंटीग्रल डी ओमेगा 4 पाई है, तो ये उत्तर हो जाता है, इसको मैं बाईं ओर लिख देता हूँ, ये उत्तर हो जाता है माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो आप देखते हैं वही उत्तर आ रहा है। तो हमने दिखा दिया कि ये E1 डॉट E2 टर्म जो है, यह टर्म उनकी इंटरेक्शन एनर्जी के बराबर है। तो इस व्याख्यान का यदि हम निष्कर्ष लिखें कि विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर होता है, और हमने इसके कुछ उदाहरण भी हल करे। थैंक यू।